अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी सुहेल सुमरो। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जो कि उन बच्चों के लिए है जो अभी यूनिवर्सिटीज़ में अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल्ड हैं और वो फ्यूचर में सीएसएस का एग्ज़ाम देने की ख्वाहिश रखते हैं फ्यूचर में। ये वीडियो उनके लिए है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे एक प्लान्स, एक स्ट्रेटजीज बना के आया हूं जिससे आप अपनी तैयारी सीएसएस की यूनिवर्सिटीज में रह के स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रिपरेशन को बेसिकली मैंने कुछ फेजेस में डिवाइड किया है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 इज फॉर दोज पीपल जो अभी तक यूनिवर्सिटीज में हैं। कोई बच्चा पहले ईयर में है, कोई सेकंड ईयर में है, कोई थर्ड ईयर में है। तो वो किस तरीके से अपनी सीएसएस की तैयारी अभी से शुरू करे, आपको मैं बताता हूँ। देखें बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले जनरल बुक रीडिंग स्टार्ट करनी है। बुक रीडिंग सर क्यों स्टार्ट करनी है? सीएसएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, सीएसएस के जो बच्चे होते हैं ना, उनको दो चीजें रिक्वायर होती हैं। एक, उनकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, उनकी रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए। क्यों सर अंग्रेजी? अंग्रेजी जाहिर सी बात है, अंग्रेजी में 12 पेपर आपके होते हैं तो अंग्रेजी तो अच्छी होनी चाहिए। अंग्रेजी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके भी दो तरीके हैं। अंग्रेजी लैंग्वेज को किस तरीके से बेहतर करेंगे? आप रीडिंग के थ्रू बेहतर करेंगे। अब देखें, एक होती है अंग्रेजी बेहतर रीडिंग करने से। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने कभी ग्रामर नहीं पढ़ी लेकिन उनकी रीडिंग इतनी ज्यादा एक्सेसिव थी कि उनको अभी अंग्रेजी लिखनी भी आती है, बोलने भी आती है, लेकिन दे डोंट नो ग्रामर। ग्रामर अगर मैं उनसे रूल पूछूंगा तो वो नहीं बताएंगे, वो पजल हो जाएंगे, उनको नहीं आएगा। लेकिन वो अंग्रेजी उनकी बहुत ज्यादा अच्छी है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी रीडिंग जीरो है लेकिन उन्होंने लिसनिंग से अंग्रेजी सीख ली, अभी बोलते हैं वो। मेरे खुद कोलीग्स हैं कुछ जो यूनिवर्सिटी में क्लास में पढ़े थे। दो बच्चे ऐसे थे जिनको अंग्रेजी आती थी, बोलने में भी लिखने में भी, लेकिन वो क्या है, उन्होंने कभी रीडिंग नहीं की। मैंने पूछा कि वो आपने कैसे अंग्रेजी? दोनों क्रिकेट के शौकीन थे, बचपन से लेके कमेंट्री सुनते आ रहे थे क्रिकेट की टीवी पे, तो इसलिए सुनते सुनते, यानी लिसनिंग भी आपकी कहीं ना कहीं अंग्रेजी बेहतर करती है। आप चाहें तो मूवीज देख सकते हैं इंग्लिश, अभी से मूवीज देखने में कुछ बुराई नहीं है। इंग्लिश सीरीज देखें, आप मूवीज देखें, लिसनिंग से आपकी अंग्रेजी बेहतर होगी। और उसमें जो आप जुमले सुनेंगे वो आप कैच कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारे क्लास में एक टीचर हुआ करते थे जो कि ना एक जुमला बड़ा लेक्चर देते थे तो एक जुमला बड़ा ज्यादा यूज करते थे। एज फॉर एज माई स्टूडेंट्स आर कंसर्न्ड, तो इस तरीके से। तो एज फॉर एज डैश इज कंसर्न्ड, ये जो जुमला है ये मैंने एब्जॉर्ब कर लिया अनकॉन्शियसली, क्योंकि वो बोलते ज्यादा थे। हर बार जब भी लेक्चर होता था ये बहुत ही मर्तबा वो अपने लेक्चर में यूज करते थे। अनकॉन्शियसली मैंने वो जुमला एब्जॉर्ब कर लिया और जब मैं लिखता था अपनी राइटिंग में तो वो भी मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो सुनने से भी आपकी अंग्रेजी अंग्रेजी अच्छी होती है, पढ़ने से तो और ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा, एक तो अंग्रेजी आपकी सीएसएस के लिए सही है जो कि आपकी जनरल बुक रीडिंग से बेहतर होगी। दूसरी, जनरल बुक रीडिंग क्या देती है हमें, क्या डेवलप करती है? क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस जिस इंसान के पास नहीं है, जिस इंसान की स्ट्रांग नहीं है, वो सीएसएस मेरे ख्याल से कभी नहीं दे सकता। अब क्रिटिकल एनालिसिस क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता हूँ। क्रिटिकल एनालिसिस बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जब आपके पास एक टॉपिक आता है, उसके आपको निगेटिव चीजें बतानी होंगी, पॉजिटिव चीजें बतानी होंगी और एक अपना स्टैंस देना होगा। ये क्रिटिकल एनालिसिस होता है। बहुत लोगों का ये तासर होता है, ये ख्याल होता है कि सर क्रिटिकल एनालिसिस वो होती है जिसमें हम क्रिटिसिज्म करें। क्रिटिसिज्म इज नॉट लाइक आप खाली उसके बारे में गंदी गंदी चीजें बताएं, नेगेटिव चीजें बताएं। ये नहीं होता क्रिटिसिज्म। आप पॉजिटिव साइड भी आपको शो करनी है, प्रेजेंट करनी है, आपको निगेटिव साइड भी प्रेजेंट करनी है, आपको अपना स्टैंड भी प्रेजेंट करना है। तो ये होती क्रिटिकल एनालिसिस। किताबें पढ़ने से क्रिटिकल एनालिसिस स्ट्रांग होती है। कैसे? जब आप मुख्तलिफ राइटर्स को पढ़ते हो ना, उनके थॉट्स, सोचने की सलाहियत, उनके पर्सपेक्टिव्स, उनका माइंडसेट, उनकी पर्सनैलिटी, ये सारी चीजें आप एब्जॉर्ब करते हो। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है रीडिंग। जिन बच्चों में ये हैबिट नहीं है,
उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो बिना टाइम वेस्ट किए ये एबिलिटी, ये हैबिट अपने आप में डेवलप करें। अदरवाइज उनको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि जब आपका ग्रेजुएशन हो जाएगी और नेक्स्ट ईयर आप अटेम्प्ट दोगे सीएसएस की, तो जाहिर सी बात है टॉपिक्स प्रिपेयर करने में, मटेरियल लिखने में, पहले मटेरियल पढ़ना पड़ता है। कोई चीज आप कंज्यूम करोगे तभी तो उस चीज के बारे में लिख पाओगे ना। कंज्यूम ही नहीं करोगे तो आउटपुट कैसे दोगे? इनपुट नहीं होगा, आउटपुट कैसे दोगे? जो इनपुट जाएगा वही आउटपुट आएगा। तो आपने ज्यादा से ज्यादा अभी से किताबें पढ़नी है ताकि आगे चल के आपको मुश्किल ना हो, वरना तो आपको, फॉर एग्जांपल कोई एकेडमी भी ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको कहेंगे भाई ये 15 आर्टिकल्स पढ़ो और अगले हफ्ते हम इस पे ऐसे लिखवाएंगे। क्या करोगे आप? 15 आर्टिकल कैसे पढ़ोगे? 15 आर्टिकल वो भी पढ़ोगे, दूसरा सब्जेक्ट भी कवर करोगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे आप। इसी वजह से तो लोग परेशान हो जाते हैं और सीएसएस नहीं दे पाते, अपनी आधी जर्नी में ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रीडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सीएसएस की जर्नी में। आपने क्या करना है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बच्चे, अभी से ही किताबें पढ़ना शुरू कर देना है। बहुत ही मजा आएगा आपको। जिन जिन बच्चों की बिल्कुल ही जीरो रीडिंग है वो मुझसे लिस्ट मांग ले, मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन सी किताबों से शुरू करें अपनी रीडिंग, ताकि आपको आप बोर भी ना हो और आप एग्जॉस्ट भी ना हो जल्दी रीडिंग से। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट डेवलप हो जाए, फिर मैं आपको ऐसी किताबें सजेस्ट करूंगा जिनमें अच्छे अच्छे थॉट्स, पर्सपेक्टिव्स, इकोनॉमी पे लिखे हुए, आपकी पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे किताबें लिखी हुई, पाकिस्तान हिस्ट्री आपको बताइए, ये सारी चीजें वो वाली किताब आपको बताएंगे, तो वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बाकी फिलहाल आप ऐसे किताबों से स्टार्ट करें जो ज्यादा आपको बोर ना करें, जो आपको रीडिंग में मजा दें, फैसिनेट रीडिंग जिसको कहें। अच्छा, उसके अलावा आपको क्या करनी है, आपको रेगुलर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़नी है, मैगजीन पढ़नी है, लाइक डॉन, डेली टाइम्स, इकोनॉमिस्ट। क्यों? ये क्यों पढ़े सर? देखें, न्यूज़पेपर से क्या होता है, डोमेस्टिक इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज का पता चलता है, आपका करंट अफेयर स्ट्रांग होता है, आपका इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रांग होता है। इससे ना सिर्फ ये चीजें स्ट्रांग होती हैं बल्कि आपकी इंग्लिश वोकेबलरी इंप्रूव होती है। तो ये वाली जो चीजें हैं आपको बेनिफिट देंगी अपनी। अच्छा, अगर देखें, अब डिजिटल एरा है आपका, आप के पास हार्ड में न्यूज़पेपर नहीं है तो आप सॉफ्ट में 2 सेकंड भी नहीं लगते, गूगल पे डॉन न्यूज़पेपर लिख लें, वहां पे जाके उसको देखें, न्यूज़ पढ़ें। तो कितनी अच्छी बात होगी आपकी रीडिंग अगर डेवलप हो जाती है इस तरीके से। तो वर्ल्ड टाइम्स का एक मैगजीन आता है हर महीने के महीने, आप वो मंगवा लें। उसमें क्या आएगा कि डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, पाकिस्तानी, हर चीज़ की टॉपिक्स होंगी। उसमें बहुत से ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, वोकेबलरी अच्छी होती है, हर चीज़ होती है। तो ये ना सिर्फ आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करती है, ये न्यूज़पेपर पढ़ना, किताबें पढ़ना, बल्कि ये जो फेज है ये आपकी इश्यूज पे अंडरस्टैंडिंग, आपकी हिस्ट्री यानी तारीख को बेहतर करता है, कॉन्टेक्स्ट को आपकी बिल्ड करता है। ये चीज सही है, क्रिटिकल एनालिसिस को आपका बढ़ाता है। और आपने क्या करना है, जो स्टूडेंट अभी यूनिवर्सिटी में है, अगर आपको आपका स्ट्रक्चर वीक है तो आप ग्रामर सीखें, अगर आपका स्ट्रक्चर सही है तो आप इन तरीकों से अपनी रीडिंग से इंग्लिश को बेहतर करें। क्योंकि सीएसएल में 2 चीजें वो मांगते हैं, एक होती है क्रिटिकल एनालिसिस, दूसरी होती है अंग्रेजी। दोनों चीजें में से एक चीज भी अगर आपके पास नहीं होगी तो आप बहुत ही, आपके चांसेस कम होंगे, आपको आगे चल के बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। अपनी यूनिवर्सिटी में रह के ये फेज को फॉलो करें, इसके अलावा आपके पास और कोई फेज नहीं है। ये 2 चीजें आपने करनी है, ठीक है? अच्छा, ग्रामर के लिए हम एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आपकी ग्रामर को, जो बच्चे ग्रामर में वीक हैं, जिनको ग्रामर नहीं आती, सेंटेंस स्ट्रक्चर का नहीं पता चलता, वो हमसे राब्ता करें। 2500 आपकी पर मंथ की फीस है, जिसमें आपको पूरी ग्रामर पढ़ाई जाएगी। अब इसमें ना सिर्फ ग्रामर बल्कि हम आपको लिखना सिखाएंगे कि कैसे लिखा जाता है, पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, जुमले कैसे लिखे जाते हैं, ऐसे कैसे लिखा जाता है, आउटलाइन कैसे बनाई जाती है, ये सारी चीजें, वेरिएबल्स कैसे बनाया जाता है, किसी टॉपिक को, कोई भी टॉपिक मिलती है तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके किस तरीके से मुख्तलिफ डायमेंशन में हम उसको कैसे तोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको उसमें सिखाएंगे, आपको एक्सरसाइजेस करवाएंगे, आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे चीजों की। आपने क्या करना होगा, आप पैराग्राफ लिखने होंगे, हम चेक करके आपको बताएंगे कि आपकी ये मिस्टेक्स हैं। मतलब आपको लिखना कैसे है वो चीज सारी हम आपको सिखाएंगे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो मुझसे डीएम करें। मेरा नंबर है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे मेरा नंबर।
आप राब्ता कर लें, आपको इंशाल्लाह 03123974612, ये नंबर है। आप इस पे मैसेज करें, इंशाल्लाह 3-4 दिनों के बाद हमारा ये सेशन भी शुरू हो जाएगा, तो जितनी जल्दी हो सके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। अच्छा, उसके बाद ये फेज उनके लिए था जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बच्चे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है। आप इन दो चीजों पे अभी से अपना काम शुरू कर लें, ताकि जैसे ही आप 3-4 साल के बाद ग्रेजुएट हो जाएं, आप फौरी तौर पे अपने सब्जेक्ट्स उठा लें और प्रिपरेशन शुरू कर लें। अब उनके लिए जो ग्रेजुएट हो गए, फेज 2 है। आप भी जब ग्रेजुएट हो जाएं तो ये फेज 2 अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके जो सीएसएस के पेपर होते हैं, टोटल 12 सब्जेक्ट होते हैं उसमें। फेब्रवरी 15-16 इस तारीख को आपके पेपर शुरू हो जाते हैं। आपने प्रिपरेशन यानी सब्जेक्ट मेकिंग, नोट्स मेकिंग, सब्जेक्ट प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, कहाँ से? मार्च से लेके 15 नवंबर तक। मार्च से लेके 15 नवंबर तक आपने क्या करना है? नोट्स बनाने हैं। ये तकरीबन आपके 7 से 8 महीने बनते हैं। अब इसमें आपको 10 सब्जेक्ट के नोट बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। एक सब्जेक्ट के लिए 15 दिन इस्तेमाल करेंगे तो 6 महीने में 6 महीने होंगे आपके, यानी आपके पास स्टिल 2 महीने रहते हैं। तो 15 दिन में अगर आप एक सब्जेक्ट बनाएंगे तो 6 महीने में आपका पूरा 10 सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। आप पूछेंगे अभी कि सर बाकी 2 सब्जेक्ट उनका क्या करें? तो मैं आपको बताऊं कि बाकी 2 सब्जेक्ट आपके बचे इस ऐसे और कंपोजिशन, जिनके नोट्स नहीं बनते। इनकी होती है प्रैक्टिस, ऐसे की होती है प्रैक्टिस। सही है। जैसे मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपना तरीका है सॉल्व करने का, उसको याद नहीं करते, सॉल्व करते हैं। डेरिवेटिव्स का अपना तरीका है, वैसे ही एक पैटर्न है, एक तरीका है ऐसे को लिखने का। वो जब आप तरीका सीख जाते हो, फिर आपका काम होता है प्रैक्टिस करने का। आपका काम होता है लिखने का, और कोई काम नहीं होता आपका। सेम गोज फॉर प्रिसी। वो भी आप में आपको एक कंप्रीहेंशन दिया हुआ होता है। आपने क्या करना होता है? उसको शॉर्ट करके लिखना होता है, फिर इसी को सॉल्व करना होता है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन उसमें दिए होते हैं। उसके अलावा आपको पेयर ऑफ वर्ड, सिनोनियम, एंटोनियम, 5-5। उसके अलावा प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव, ये सारी चीजें आपको कृषि के पेपर में होती हैं। ये पूरा सिलेबस मेरे पास पड़ा है। जब आप सिलेबस को देखोगे तो आप सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो मेरा इस तरीके से आपका सब्जेक्ट ये प्रिपेयर होगा। अब आपने क्या करना है? सारे नोट्स बनाने हैं। प्रिपेयर नोट्स फॉर ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट एसे एंड कंपोजिशन, मैंने आपको बता दिया। प्रिपेयर सब्जेक्ट्स लाइक करंट अफेयर एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी इन द एंड ऑफ द अक्टूबर एंड नवंबर। यानी करंट अफेयर, आप पूछोगे सर करंट अफेयर और जनरल साइंस एंड एबिलिटी हम आखिर में क्यों बनाए? मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मार्च में बनाते हो और जून और जुलाई में इंडिया से हमारी हो जाती है जंग, तो एक एक्स्ट्रा करंट अफेयर की टॉपिक आपको मिल जाएगी। फिर आप परेशान कि सर हम फिर से टाइम एक्स्ट्रा हमारा खराब हो रहा है और हमें फिर से, देखिए आपको बनानी फिर से पड़ेगी। तो इसी वजह से आप क्या करें कि इन द एंड ऑफ द मंथ आप करंट अफेयर के नोट्स बना लें, ताकि इजी रहे चीजें, आपको आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, डबल मेहनत ना करनी पड़े। अच्छा, प्रिपेयर वन सब्जेक्ट एट ए टाइम। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं, सर मैं एक काम करता हूँ, सुबह को इस्लामियात पढ़ूंगा, शाम को पढ़ूंगा पाकिस्तान स्टडीज, उसके नोट्स बनाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं। एक हाथ में दो संतरे नहीं आते, एक हाथ में एक ही संतरा आता है। तो इस ट्रैप में ना फंसें। एक वक्त पे एक सब्जेक्ट को क्लियर करें 15 दिन में, फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। ऐसे नहीं हो सकता कि आप दो दो सब्जेक्ट उठा लें। ऐसे आप फंस जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे जल्दी, और वो आपकी प्रिपरेशन खराब कर देगा। अच्छा, स्टडी कैसे की जाए? स्टडी इन शिफ्ट्स, 2 आवर पढ़े, 30 मिनट ब्रेक, फिर 2 आवर पढ़े। इस तरीके से आप शिफ्ट्स में पढ़े, 8 घंटे 10 घंटे, जितनी आपकी एनर्जी है उतना आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से शिफ्ट्स में पढ़े। लीव एवरीथिंग एल्स इन दिस फेज। अब जब आपने सीएसएस की ये रिटर्न की यानी नोट्स मेकिंग के फेज 2 में आ गए, शादियां वादियां भूल जाएं, रिश्तेदारों की, दोस्तों से मिलना जुलना भूल जाएं, कमरे में खुद को लॉक करके सारी चीजें भूल के बैठ जाएं पढ़ाई पे, ठीक है।
अब इस सब्जेक्ट प्रिपरेशन यानी नोट्स मेकिंग के फेज में आपने क्या करना है? सर आपने बताया था न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो डेली, मैंने कहा था डेली, जी बिल्कुल आपको डेली पढ़नी पड़ेगी, यही तो डोमेस्टिक इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज और करंट अफेयर से आपको कनेक्टेड रखता है। यही छोड़ दोगे तो कैसे कनेक्टेड रहोगे? जी बिल्कुल पढ़ना है। तो सर नोट्स मेकिंग के दौरान कैसे पढ़े? 1 घंटा सिर्फ पढ़ना है, 1 घंटा बस, उससे अलावा नहीं देना। 1 घंटा ऐसे को, ऐसे आउटलाइन को, 1 घंटा आपको न्यूज़पेपर को देना होगा। सही है। ये था फेज 2। अब सर आपने तो बताया कि नोट्स मेकिंग करनी है, लेकिन नोट्स बनाए कैसे? आपने ये तो बताया कि एक वक्त में, एक 15 दिन में सब्जेक्ट कंप्लीट करो, दूसरा सब्जेक्ट ऐसे ही स्टार्ट नहीं करो, दो सब्जेक्ट साथ में नहीं चलाओ। ये तो आपने बता दिया। नोट्स कैसे बनाएं ये तो बताएं, मैं बताता हूँ आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। देखें, सिलेबस देखना है सबसे पहले आपको। सिलेबस एनालाइज करके उसके पार्ट्स पेपर देख के, ट्रेंड देख के आपको नोट्स बनाने हैं। अब सर हमने सिलेबस को एनालाइज कर लिया, सिलेबस देखा, उसमें एग्जामिनर किस तरीके से हर साल टॉपिक्स दे रहा है, किस टॉपिक में से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कौन सी रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं, उन सारी चीजों को एनालाइज करके आपने नोट्स बनाने हैं। जाहिर सी बात है, जब आप एनालाइज करोगे सिलेबस को, पास्ट पेपर्स को, तो आप देखोगे कि ये टॉपिक्स हैं, ये रिपीट हो रही है, इस पे ज्यादा फोकस कर रहा है एग्जामिनर। तो आप उन 20 से 30 टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाओगे, एंड देन आप इस तरीके से उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सबसे पहले नोट्स बनाओगे। अगर टाइम बच जाता है तो फिर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आप कर लो। एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, देखें, कुछ लोग ये होता है कुछ लोगों का कि सिलेबस में 5 टॉपिक्स फॉर एग्जाम्पल दी हुई हैं, पहली उसने कवर कर ली, दूसरी उसको समझ आ गई उसने कवर कर ली, तीसरी उसको समझ नहीं आ रही, वो स्टक हो गया है उस पे। मुझे ये करनी है, एनी हाउ करनी है, आगे नहीं बढ़ रहा उससे, करनी है, नहीं हो रही, करनी है लेकिन करनी है। इस ये वाला माइंडसेट आप निकाल लें, ये वाला माइंडसेट ना रखें। देखें, अगर आपसे 4 टॉपिक्स हो रही है तो 4 कर ले, एक नहीं हो रही तो स्किप इट। आप ये मत करें कि नहीं नहीं मुझे करनी ही है, करनी ही है। अगर आप फोर्स करोगे खुद को तो आप बहुत जल्द एग्जॉस्ट हो जाओगे, और इस चीज की वजह से आपकी जो बाकी की 3 टॉपिक्स हैं वो भी आपकी प्रिपेयर सही से नहीं होगी। तो बजाय इसके कि एक टॉपिक की वजह से बाकी 3 टॉपिक्स खराब करो, एक टॉपिक को स्किप करके 4 टॉपिक्स कवर कर लो। सीएसएस के पेपर में होते हैं, आते 6 सवाल है, दो आपकी चॉइस होती है, बाकी जो 4 होते हैं वो आपको करने होते हैं। बाकी के जो 20 मार्क्स होते हैं ना, हर एक सवाल पे 20 मार्क्स होती हैं। तो ये 4 सवाल के 80 मार्क्स हो गए, बाकी के 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं 20। ठीक है। तो अगर आप के 6 सवाल आते हैं और जो एक टॉपिक स्किप किया आपने, उनमें से अगर आप वो 2 सवाल आ जाते हैं तो वो तो आपने स्किप कर ली, ठीक है। तो आप बाकी बाकी तो आपको याद है ना, आपने कवर किए हैं टॉपिक्स, बाकियों को सॉल्व करो। तो इस तरीके से स्टक होके बाकी सारा आपका सिलेबस जो खराब है वो, उसको एग्जॉस्ट ना हो जाए आप, कॉम्प्लेक्स चीजों में ना फंस के अपनी आपकी जो प्रिपरेशन है उसको खराब ना करें। जो टॉपिक्स नहीं आ रही उनको स्किप कर दें, सिंपल है। एक एक करके टॉपिक आपको आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। डू नॉट रीड होल बुक्स, रीड टॉपिक्स पैराग्राफ्स। अब इसका क्या मतलब है? देखें, मैंने पाकिस्तान सब्जेक्ट उठा लिया, पाकिस्तान स्टडीज का। एक मेरे पास किताब है, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। अब उसमें कुछ रिलेटेबल टॉपिक्स हैं, मुझे सजेस्ट हुई कि ये पढ़ें। अब मैंने किताब की जब कंटेंट देखा, कॉन्टेक्स्ट देखा, जो उसकी लिस्ट होती है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी जो कि मेरे टॉपिक से रिलेटेबल नहीं थी। तो अब क्या मैं पूरी किताब पढूं? बिल्कुल भी नहीं। मैं वो टॉपिक्स पढ़ूंगा जो मैंने जिसके नोट्स बनाने हैं, जो रिलेटेबल टॉपिक्स हैं मेरे सब्जेक्ट से। मैं बाकी टॉपिक्स को छोड़ दूंगा। सही है, इस तरीके से मेरा टाइम बच जाएगा। ठीक है। आफ्टर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मेक शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट और बुलेट नोट्स लाजमी आपने बनाने हैं। अब ये कैसे नोट्स होते हैं? एक होते हैं आपके लॉन्ग नोट्स, रिटन में जो आप लिखते हैं, सही है। दूसरे होते हैं शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि जब एग्जाम होता है, कल फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम है, तो मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं लंबे लंबे इतने मोटे मोटे नोट्स पढूं, बैठ के रिवाइज करूं। शॉर्ट नोट्स में आपकी डेट्स होती हैं, रेफरेंसेस होते हैं, कोटेशंस होती हैं, कीवर्ड्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, वो आपने बस एक नजर घुमानी होती है। तो शॉर्ट नोट्स का ये सीन होता है।
बजाय इसके कि आप लॉन्ग नोट्स के नोट्स बनाएं और खाली नोट्स लॉन्ग नोट्स बनाएं और उस पर स्टक हो और आपका टाइम भी मैनेज ना हो पाए और आप बहुत ज्यादा थक जाओ, तो शॉर्ट नोट्स लाजमी होते हैं। ठीक हो गया ये भी। अब फाइनल फेज 3, इसमें क्या होती है, मेमोराइजेशन होती है इन प्रैक्टिस। ये 15 नवंबर से 15 फरवरी तक, यानी आपको 3 महीने का टाइम होता है जिसमें आपको हर चीज मैक्सिमम सॉरी हर चीज मेमोराइज करनी पड़ती है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्या मेमोराइज करने पड़ते हैं? एमसीक्यूज, क्योंकि पेपर में 20 एमसीक्यूज आते हैं। टॉपिक्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, फैक्ट्स, ये सारी चीजें करनी होती है। इंग्लिश कंपोजिशन में वोकेबलरी और इडियम्स याद करने पड़ते हैं आपको। ठीक है। पेयर ऑफ वर्ड्स याद करने पड़ते हैं। उसके अलावा भी सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। और क्या प्रैक्टिस में क्या होगा, ऐसे हर वीक आपने लिखना है, प्रेसी आपको हर वीक सॉल्व करनी है और पास पेपर को अटेम्प्ट करना है। जितने भी पास पेपर्स आए हैं उनके बैठ के सॉल्व करना है उनको। ठीक है। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लर्न पेपर अटेम्प्टिंग एंड प्रैक्टिस। पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाए? यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो ना, फॉर एग्जांपल, तो यूनिवर्सिटी के पेपर डिफरेंट होते हैं, हम डिफरेंट तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर इंटर में हमने डिफरेंट तरीके से पेपर अटेम्प्ट किए थे। इन बड़े एग्जाम्स में सीएसएस, पीसीएस, पीएमएस में कैसे हम पेपर अटेम्प्टिंग करें, तो वो चीज भी आपने सीखनी है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। बाकी रही बात उन लोगों के लिए जो अपने 7th और 8th सेमेस्टर में है, वो क्या करें कि अंडरस्टैंडिंग, इन सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए ना वन पेपर की तैयारी कर लें। देखें, जो कोई भी अभी 7th या 8th सेमेस्टर में है ना, जाहिर सी बात है अगले साल वो ग्रेजुएट होंगे और अगले साल तो वो अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे, तो उनके पास टाइम है। तो वो क्या करें, इस अपने टाइम में वो वन पेपर का सेशन ज्वाइन कर लें कोई भी, ताकि जैसे ही ग्रेजुएट हो जाए, उनके हाथ में डिग्री हो, तो बहुत सी जॉब्स अनाउंस होती हैं। अब वन पेपर का क्या सीन होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सी हर साल जॉब्स अनाउंस होती हैं। टीचिंग की जॉब्स अनाउंस होती है, एफआईए में, नैब में, कस्टम्स में, और भी पीपीएससी की बहुत सी वन पेपर की जॉब्स अनाउंस होती हैं। आप क्या करें, इसके लिए प्रिपरेशन अभी से शुरू कर लें। इस चीज में दो फायदे हैं आपको। एक तो आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, सीएसएस जो फ्यूचर में देंगे। दूसरा ये होगा आपको कि जैसे ही ग्रेजुएट हो जाएंगे तो आपकी जॉब्स की प्रिपरेशन फुल होगी। तो जब आप जॉब्स में अप्लाई करेंगे, अच्छे नंबर्स उठाएंगे, तो आप एक इकोनॉमिकली आप स्टेबल हो जाएंगे, आपके पास जॉब हो जाएगी। तो ये भी कॉम्पिट और एक आपका मोटिवेशन भी बूस्ट होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप सीएसएस की प्रिपरेशन करेंगे तो इन जॉब्स में आपने लाजमी अप्लाई करना होगा ताकि आप खुद को टेस्ट कर सकें। तो ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेहतर है। आप क्या करें, आप जिनको भी जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, अभी हमने सेशन शुरू कर चुके हैं, हमें हमारा अब इस्लामियत का सब्जेक्ट चल रहा है। हमारा जो वन पेपर का सेशन है बेसिकली उसमें हम 6 सब्जेक्ट्स आपको कवर करवाएंगे। इस्लामियत, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ज्योग्राफी, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर और इंग्लिश। तो ये सब्जेक्ट्स हम आपको कवर करवा रहे हैं इसमें। आपने क्या करना है, जिनको भी वन पेपर की तैयारी करनी